अब आप सुनेंगे 90.4 एफएम पे बातों बातों में। 90.4 एफएम हम सबका रेडियो खांची में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बातों बातों में आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत ने आने के लिए हामी भरी थी जिनके लिए हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं उनका नाम लूं इससे पहले मैं उनके काम के बारे में बताऊं आपको। जी हाँ, अभी आप जेपीएससी के चेयरमैन थे, इससे पूर्व आप बीसीसीआई के सचिव थे और उसके भी पूर्व, क्रिकेट से भी पूर्व आप एक आईपीएस पदाधिकारी के रूप में आपने अपनी सेवा तत्कालीन बिहार और झारखंड में दिया। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, अमिताभ चौधरी जी। आज हमारे स्टूडियो में अमिताभ चौधरी सर आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बातों की लड़ी और कड़ी शुरू करते हैं। क्योंकि हमारा तो यूनिवर्सिटी का ये सर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। हमारा जो सबसे बड़ा लिसनर है वो हमारा यूथ है, जो कि यहाँ पढ़ता लिखता है या जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे प्रारंभ की। भारतवर्ष में किसी भी मिडिल क्लास के बच्चे का जो एक श्रृंखला होता है पढ़ाई लिखाई का, वही मेरे ऊपर भी लागू था जी। स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन फॉर्चुनेटली वो फाइनली पटना में स्टेबलाइज कर गए। तो वैसे तो मैं 4-5 स्कूल में पढ़ा हूँ और उन 4-5 स्कूलों में आश्चर्य ऐसा होगा कि 3 ऐसी स्कूलें थी जिसमें एक रांची का लोरेटो कॉन्वेंट भी था। जी जी। तो 3 मैं बहुत कम उम्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन 3 ऐसे स्कूल में भी पढ़ा हूँ कम अवधि के लिए, जो तीनों लड़कियों के स्कूल थे। अच्छा। और अभी हालांकि लोरेटो में लड़के अलाउड नहीं है, लेकिन उस वक्त थे जब मैं एकदम बिल्कुल बचपन की बात कर रहा हूँ। लेकिन फाइनली सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना में सेटल डाउन कर गया था। उसके बाद मैं आईआईटी खड़गपुर में था 5 साल के लिए। उस वक्त 5 साल का कोर्स होता था। किसी को ये गलतफहमी ना हो कि मैं वहाँ 1 साल फेल कर गया था। अच्छा जी जी, हाँ, पहले 5 साल। इट वाज अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स एंड हमारा जो बैच था वो लास्ट बट 1 था। हमारे एक बैच के बाद 4-year कोर्स लागू हो गया। 4 साल। तो यही था, सिंपल है बहुत। स्कूल एंड उसके बाद आईआईटी इंजीनियरिंग, बस। जी बिल्कुल, आपने इसको बहुत ही सामान्य तरीके से बताया और बहुत अच्छी तरीके से बताया चीज़ों को। यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी में क्वालिफाई करना सामान्यतः हर एक, हम अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के तो पेरेंट्स का और विद्यार्थियों का अरमान होता है। कब प्लान किया आपने कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा? हमेशा हर स्टूडेंट को, चूंकि आपने बताया मुझे ये बातें स्टूडेंट सुन रहे होंगे, हर स्टूडेंट को कुछ ऑप्शंस रखने चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स फाइनली डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो। सर्टनली आप में बहुत काबिलियत होगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप किसी भी इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाए। तो इसलिए ऑप्शंस रखना आवश्यक है। और किसी भी एग्जाम में अगर हम पास नहीं कर पाए तो इसका कुछ मतलब नहीं होता जी। मैं अच्छा रहकर भी हो सकता है मैं पास नहीं कर पाऊँ। तो सबसे पहला तो यही मेरा एडवाइस होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। नंबर 1। मैंने उसी प्रकार से, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने टाटा स्टील में नौकरी भी शुरू की थी, लेकिन मैंने 1 महीने में 1.5 महीने में छोड़ दिया जी। और वो इसलिए छोड़ा कि मैंने ये फिर एक नाव का उदाहरण लूंगा मैं। नेवर हैव योर फीट इन 2 बोट्स। सर्टनली। तो मैंने सोचा नहीं, अगर ये नौकरी करता रहूंगा टाटा स्टील का तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैंने उसको त्याग दिया और मैं चला गया घर पटना में। और मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैंने जो रिसोर्सेज नॉर्मल मिडिल क्लास के छात्र को अवेलेबल था उसका मैंने उपयोग किया। हालांकि उस वक्त का दुनिया 1984 का, मैं बता रहा हूँ 1984 में ही मैंने पास किया था आईआईटी से जी। 1984 में ही मैंने 1 महीने टाटा स्टील में काम किया और 1984 में ही मैंने इम्तिहान भी दिया था। अच्छा। और 85 बैच का हूँ मैं जी जी। तो जो मिडिल क्लास के जो रिसोर्सेज उस वक्त थे, आज से कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो सब पर इक्वली लागू थे। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे इक्वल था सबके लिए, और ईश्वर ने मुझे भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही दी। और ये तो उनकी कृपा थी कि पहले अटेम्प्ट में ही, और ये भी इतना रैंक भी ऊंचा होने के कारण मुझे अपना होम स्टेट मिला था काडर में। अच्छा। जो बहुत ही ऊंचे रैंक वालों को मिलता है, बिहार। तो उस वक्त बिहार था तो बिहार मिला था जी जी। फिर बाद में जब झारखंड बना तो झारखंड काडर अलॉट हुआ मुझे जी। बिल्कुल, आपने अच्छे से इस बात को बताया। और जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, खासतौर पर वो युवा जो कि अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके बातों से कुछ तो होता है। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं सर कि विद्यार्थी बहुत भटके हुए हैं। उन्हें चूंकि समझ नहीं आता है कि किधर जाएं, क्या करें। तो एक फॉलोअर्स टाइप का हो गया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और इसी के चक्कर में होते हैं। और आपने जैसे एक तुलना भी की कि हर समय का अपना एक ये रहता, अपॉर्चुनिटी रहता है।
आज के जो युवा हैं, आज तो एकदम टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सारी सूचनाएं आ रही हैं सर, तो कैसे आप कंपेयर करेंगे और कैसे बताएंगे कि आज उनके लिए और भी बढ़िया अवसर है? इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ इस विषय पर, मैं इतना आपको बता दूं सर कि गॉड क्रिएट्स ऑल मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स, ठीक है? बिल्कुल। जो मैच्योरिटी 1980 के दशक में बच्चों को जिस उम्र में होता था, उससे कहीं कम उम्र में आज हो रहा है। बिल्कुल। उसका सिंपल से कारण है कि जो एक्सपोजर आपको 1980 के दशक में शायद 18 साल की उम्र में प्राप्त होता होगा, वो आज 12 साल में या 13 साल में प्राप्त होता है। वो इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा इनपुट्स आ गए हैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि दुनिया को आप भली भांति कम उम्र में ही सही समझने लगते हैं। बिल्कुल। इसलिए कोई बच्चा अगर ये कहे कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, उस चीज की जानकारी नहीं थी, इट्स ओनली एन एक्सक्यूज। Certainly. जानकारी को गलत रूप से यूज करना, ये यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर। कोई नहीं, आप बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल का लड़का दिग्भ्रमित हो जाए तो फिर भी उसको एक्सक्यूज था। आज कोई एक्सक्यूज नहीं है। और पीयर्स जो हमारे बराबर के लोग हैं, पीयर्स को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। आपने जिस दिन वो कर लिया, आप खत्म हो गए। एंड डोंट एवर गिव एन एक्सक्यूज कि मैं ये नहीं जानता था उस वक्त। सब कुछ जानते हैं आप हमारे जनरेशन से तो बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा कम उम्र में जानते हैं। अब ये इस तरह का परवर्जन जो आप देखते हैं मोटरसाइकिल पे यूथ का, जी, इट्स वेरी 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 डिप्रेसिंग सिनारियो। ये एक अंदर का जो एक फॉल्ट है, साइकोलॉजिकल फॉल्ट, डिफेक्ट, दैट इज शोइंग इटसेल्फ। बहुत आपको अभी अचरज होगा मैं इस बात को अगर कहूं जी कि जो सबसे अच्छा देश का दृश्य रोड पे पता चलता है, कैसे रोड पे लोग बिहेव कर रहे हैं। आप देखें हमारे राज्य में, बिहार में, यूपी में किस प्रकार से लोग हॉर्न बजाते हैं, बहुत ज्यादा। नो, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। आप हमेशा, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है पावर एक्सर्ट करना। तो आप जैसे मान लिया कहीं एक रूलर है, तो आप पावर एक्सर्ट करने का कैनवस बहुत वाइड है, जी जी, लेकिन आप उस लायक ना होते हुए उसी तरह का पावर एक्सर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? हॉर्न बजाएंगे। उन्हीं चीजों पर आप अपनी शक्ति आजमाएंगे जो आपके हाथ में है। बिल्कुल। या तो हॉर्न बजाएंगे, या ओवर स्पीड करेंगे, या एक्सीडेंट करेंगे। इससे बचने की बहुत जरूरत है। और आप देखिए, टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया को इन्वेट कर दिया ना, सारी दुनिया को आग पर आक्रमण किया टेक्नोलॉजी ने। भारतवर्ष में सब जगह किया, जी जी, लेकिन सब जगह लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो अब किस चीज पे कर रहे हैं? तो माँ बाप के पैसे का मूल्य नहीं है आपको मालूम। ये भी है। माँ बाप ने पैसा बनाया आपके लिए, आप पर खर्च कर रहे हैं, आपको तो वैल्यू नहीं मालूम क्योंकि आपने कमाया नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग साइन। अगर बच्चे इस बात को ध्यान दें, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं तो नम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इन सब बातों में मत रहो। बिल्कुल। डोंट गेट इनटू मोटरसाइकिल्स, डोंट गेट इनटू मोबाइल फोन्स। अगर आप इन दोनों से वंचित हो जाएंगे तो आप कमजोर और कम नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप ज्यादा हो जाएंगे। आपको बात समझ में आती तो ठीक है, ना समझ में आती तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, तेज चलाए, हॉर्न बजाते रहे, और कान में साथ साथ मोबाइल पे बात करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और बहुत माइन्यूट बातों को पकड़ा है अमिताभ सर। और 90.4 FM पर अभी हमारे साथ हैं अमिताभ चौधरी जी। बिल्कुल आपने सही पहचाना। और अभी जो बातें इन्होंने कही हैं कि अभी सर, जैसे कि जो भी अभी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस को, जो टॉपर्स का इंटरव्यू होता है उसमें भी कहता है कि अभी हम मोबाइल से बहुत दूरी था और हम लैपटॉप के माध्यम से सारी जानकारी ले रहे थे, हम अप टू डेट थे, लेकिन हम उन चीज़ों से बचा रहे थे अपने आप को जो सामान्यतः हमें एडिक्ट करता है। आपने बिल्कुल सही कहा और ये सही संदेश दिया भी है। एक IPS के रूप में भी आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और मैं जब भी रांची में कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो आपके, जब आप SP थे यहाँ पर, तो आपकी कहानियों को सुनाते हैं। उस वक्त तो मैं नहीं था, कृपा है उनकी, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो कैसा रहा अनुभव? ईश्वर की कृपा है। IPS का टेन्योर, मैंने तो खुद नौकरी छोड़ दी थी। ADG 3 साल रहने के बाद 7.5 साल नौकरी बची थी मेरी उस वक्त। मैं कंटिन्यू करता तो 1-1.5 साल में DG रैंक में हो जाता, और DG रैंक में 5.5-6 साल रहता, लेकिन मैंने छोड़ दी थी। बट इस 29 साल में जब मैंने पुलिस में सेवा की थी, विभिन्न जगहों पे रहा जी। SP में पलामू भी था। उस वक्त पलामू पहला अविभाजित बिहार का जिला था जो उग्रवादियों से प्रभावित हुआ था। बिल्कुल। अब 1992 से 94 में SP था पलामू का, अविभाजित पलामू का, जिसमें लातेहार भी था। और उस वक्त
अविभाजित बिहार में सिर्फ 2 या 3 जिले थे जो उस प्रकार से उग्रवादियों से प्रभावित थे। एक पलामू था, एक चतरा था जी, एक जहानाबाद और एक गया। बस ये 4 जिले थे और बहुत भयंकर रूप से प्रभावित थे जी। तो लेकिन वहाँ काम करने का मौका मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा से 2 साल रहा मैं, और जिस प्रकार की हिंसा हो रही थी उस पर काफी रोक आया था। ये खैर मैं बोलना शोभा नहीं देगा मुझे अपने बारे में, लेकिन बहुत ही संतोषजनक था। उसी प्रकार मैं लोहरदगा में एसपी था उसके पहले 2 साल जी सर, जमशेदपुर में एसपी था, पूर्वी सिंहभूम में, फिर रांची में था। तो इन सब जगहों पर स्टोरीज हम सुनते हैं ना, बस तभी तो मैं जिज्ञासा हुई। सही बात है। आप क्या बताएंगे, जो भी लोग जब भी कभी आपका नाम रेफर होता है, कहीं पर रेफरेंस में आता है अमिताभ जी के बारे में, तो लोग ये बता रहे बाप रे क्या कड़क एसपी थे। तो सचमुच लॉ एंड ऑर्डर तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहती भी है। अब इससे भी हटकर हम एक बात कहते हैं कि चूंकि आप एक अच्छे प्रशासक रहे हैं और आपका क्रिकेट के प्रति लगाव, ये कैसे? ये बचपन से था, इसमें कोई ऐसी थोड़ी बात है कि एकाएक कुछ हो जाएगा। बचपन से था, बहुत ज्यादा से तो सबको रहता है। हाँ, बचपन से था, बहुत ज्यादा था। मैं खेलता भी था। मैं तो स्कूल और स्टेट स्कूल बॉयज टीम में होने के बाद कुछ वक्त के लिए थोड़ा गुमराह भी हो रहा था कि नहीं मैं इसी पर ध्यान दूंगा, क्रिकेट पे ही ध्यान दूंगा जी। तो फिर फॉर्चुनेटली हमारे गार्जियंस ने मुझे समझाया और कड़ाई भी की, क्योंकि ये क्रिकेट में देखिए गैम्बल है, बट आप प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस देखेंगे तो क्रिकेट उस वक्त का जी, उसमें पढ़ाई के सामने कुछ नहीं था। आज तो आईपीएल है, इतने हजार लोग खेल पाते हैं, सपोर्ट स्टाफ है, ये है वो है। उस वक्त कुछ नहीं था। 2 साल में एक टेस्ट सीरीज होता था, 5 टेस्ट मैचेस का, दैट्स ऑल। तो बहुत फर्क आया। तो वो जो लगाव था वो तो हमेशा रह गया, विशेषकर क्योंकि मैं खेलता भी था खुद। जी, वही कंटिन्यू कर गया। अब यहाँ क्रिकेट में आने का कारण ऐसा था कि जो अनडिवाइडेड बिहार का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था वो जमशेदपुर में, तो वो एक घराने से डोमिनेटेड था। बल्कि मेरे प्रेसिडेंट बनने के पहले 1935 से लेकर 2002 तक उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट टाटा घराने का कोई होता था। अच्छा, एक ब्रेक नहीं था इसमें। गजब। और सेक्रेटरी भी वही के थे। और आपने जब ये प्रश्न पूछ लिया, मुझे ये भी बताना आवश्यक है जरूर कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड था, ठीक है, जहां द ह्यूज मेजॉरिटी वाज केप्ट आउट, बिल्कुल ठीक, बाय अ स्मॉल माइनॉरिटी, एग्जैक्टली वही स्टोरी थी अनडिवाइडेड बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की, जिसको पता नहीं कैसे उसमें मुझे मौका मिला। इतनी कठिनाइयों के बाद वहां जैसे 600 मेंबर थे, 600 वोटिंग मेंबर, वोट सिर्फ 600 थे, उनमें से 450 जमशेदपुर में रहते थे। भला दूसरे का क्या मौका, दूसरे को कहाँ मौका। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ब्रेक मिला जी। और बाकी जो हुआ सो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं सर, बिल्कुल शोभा नहीं देगा। बिल्कुल नहीं सर, सब जानते हैं हम लोग और बहुत गर्व से जानते हैं। और रांची में जो आपने क्रिकेट स्टेडियम बनवाया है ना, वो तो सिरमौर है हम लोग का। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। उसके लिए सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ कीरन स्टेडियम के जो ओनर्स हैं, उनका मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, टाटा स्टील को, कि आपने ऐसी हरकतें ना की होती तो हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं करते। आपने ऐसी हरकतें की जी कि हमारे हाथ से 3 वनडे इंटरनेशनल मैच 2006 और 2011 के बीच में झारखंड को आवंटित होने के बाद सरेंडर करना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कीरन स्टेडियम था जमशेदपुर में, उसको टाटा स्टील वालों ने अंतरराष्ट्रीय मैचेस के लिए भी देना बंद कर दिया। ओह माय गॉड। और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि अमिताभ चौधरी को हरा नहीं पाए। ओहो। तो ईश्वर की कृपा थी कि जैसे छोटा बच्चा पहली बार जब खड़ा होता तो खड़ा तो नहीं हो जाता, गिरता है। हाँ। मैं भी गिरता था, लेकिन खड़ा होता रहा। अंततः ऐसी कृपा हुई ईश्वर की कि चाहते थे वो कि मैं डस्टबिन में चला जाऊं, चले वो गए। बिल्कुल सही सर। और हम रांची वालों को तो खैर बहुत ही प्राउड रहता है कि जब भी कभी बाहर जाते हैं और लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो उस क्रम में जब हम बताते हैं अच्छा आपके यहाँ तो मैच होता है तो हम आएंगे देखने के लिए, हम लोग मोस्ट वेलकम, आप आइए। और सर हम लोग गए भी हैं आपके स्टेडियम में, और इतना खूबसूरत और इतना मॉडर्न, तो मतलब और भी स्टेडियम हम लोग बाहर जाके देखे हैं, तुलनात्मक रूप से हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत प्राउड महसूस करते हैं। आपके विचार से कई लोग सहमत हैं।
और खुशखबरी है कि आपके विचार से सुनील गावस्कर भी सहमत हैं जी, संदीप पाटिल भी सहमत हैं, जो टॉप फिगर्स हैं क्रिकेट के। जी जी, सारे के सारे, कपिल देव जी, सारे के सारे कहते हैं कि भारतवर्ष में जितने अच्छे स्टेडियम हैं उनमें से एक बेस्ट अपना रांची का है। बिल्कुल सर, ये उनकी बात कह रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। जी जी सर, और नहीं, और जब कमेंट्री होते रहता है सर, जब यहाँ मैचेज होते हैं और जो कमेंटेटर्स के कमेंट होते हैं तो वो एकदम इम्पार्शियल कमेंट होते हैं और इतनी वो तारीफ करते हैं यहाँ के। अच्छा, मौसम तो है ही, और जगह, लोकेशन, और वो जो मतलब एक हटिया का क्षेत्र भी काफी खुला खुला है, बिल्कुल, बगल में जगन्नाथ मंदिर है, बिल्कुल। तो मतलब जब वो ऐसी बातों को बोलते हैं ना, तो हर वहाँ जो है, जो विटनेस कर रहा है लाइव, और जो हम लोग जो कि टेलीविजन से देख रहे होते हैं ना, एकदम मतलब सर 56 इंच का सीना हो जाता है कि भाई मेरा है। तो इसके लिए तो रेडियो खांची और इसके जितने भी श्रोता हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नमन करता हूँ और चाहेंगे कि झारखंड में इसी प्रकार का और भी जो स्टेडियम है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम आपके नेतृत्व में बने, ये हम लोग की आपसे गुजारिश भी रहेगी सर। कोविड-19 का लॉकडाउन का समय, ये शायद ही कोई व्यक्ति होगा पूरे विश्व में जिसको प्रभावित ना किया होगा, आपको भी प्रभावित किया, स्वाभाविक है। कैसे आपने इस समय को बिताया, अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और कैसे आपदा में अवसर वाली बातों को भी आपने किया, हम हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग टूटे हैं। जी, इस अवधि मैंने बहुत सारे काम किए। पहला जब ये लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त तो मैं जेपीएससी में नहीं था, तो मेरा अपने जो इंटरेस्ट है रीडिंग का, उसको बरकरार रखा, और फिजिकली शिथिल ना होने का। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन फिर भी मैंने जो अपने दिनचर्या में जो भी फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग है 6-7 किलोमीटर वॉकिंग पर डे, वो करता रहा मैं, बिल्कुल, चाहे जहां भी हो। रीडिंग की जो हैबिट्स है वो करता रहा मैं। और सेकेंड लॉकडाउन तक मैं जेपीसी का अध्यक्ष था जी, और मैं कोशिश करता था कि ऑफिस में हर वर्किंग डे में जाऊं, बजाय सिर्फ उन दिनों के जब सरकार की ओर से निर्देश हुआ था कि ऑफिस बंद रहेंगे। लेकिन वो बहुत कम दिन ऐसे थे, इसलिए मैं वहां जाता था, जो भी संभव था लॉकडाउन के परिस्थिति में करना वो करता रहता था, और अपने जो अदर एक्टिविटीज उसको मैंने जारी रखा था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपकी जानकारी के लिए अमिताभ सर बताना चाहूँगा कि रेडियो खांची का जो उद्घाटन था ना, वो भी 8 मार्च 2020 को हुआ था। बहुत बढ़िया। और 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। तो क्या स्थिति थी हम लोग की, हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हम मतलब शुरू भी नहीं हुए। मैं तो अभी आपके कक्ष में आने के पहले बाहर के प्लाक को देख रहा था। जी सर। और चूंकि आपने इस बात को अभी मेंशन कर दिया, तो मैं आप बहुत बधाई दूं कि आपके इस रेडियो खांची का उद्घाटन तो भविष्य के राष्ट्रपति ने किया था। ये कितने गौरव का विषय है सर, बहुत गौरव का विषय है। और हम लोग मतलब आप तो एकदम हमारे दिल की बात को मतलब हम लोग इतने आह्लादित हैं, क्योंकि मैम ने एक ही रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, और वो लकी हम लोग हैं। अब मैडम को मेरा सौभाग्य है कि मैडम को जानने का मुझे मौका मिला जब मैं जेपीएससी के चेयरमैन था। जी जी। और यूनिवर्सिटीज के मैटर पर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था उनको, तो मैंने पाया कि वो अति संवेदनशील, बिल्कुल, और पायस, वेरी पायस, बहुत पायस, morally several grades above normal human being। बिल्कुल सर। तो ये उससे बहुत मैं इंस्पायर होता था। ऐसे लोग हमको इंस्पायर बहुत करते हैं, तो वो सौभाग्य था मेरा। सर, आपने सही कहा है, और ये सौभाग्य रेडियो खांची का भी रहा है कि जब भी कोई मीटिंग होती थी, आपको याद होगा, तो वो रेडियो खांची की चर्चा करती थी। क्योंकि हम लोग जो उस आपदा काल में हम लोगों ने सभी टीचर्स को ट्रेन किया, कैसे अपने ऑडियो लेक्चर्स आप हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई थी सर। नेशनल चैनल्स हम लोग न्यूज में कवर करते थे, और हमने रिपोर्ट भी भेजा था भारत सरकार को। और द्रौपदी मैम हमेशा चर्चा करती थी कि रेडियो खांची ने जैसे काम किया वैसे बाकी लोग भी करें। तो मतलब हम क्या बोलें सर, इतना अभिभूत हैं। एक तो आप हमारे चैनल में, और द्रौपदी मैम आने वाले वक्त में राष्ट्रपति होंगी, हमारी महामहिम होंगी। हम लोग भी एक उनको जरूर एक बढ़िया सा पत्र बनाकर भेजेंगे और उनको एक्नॉलेज करेंगे सर। बिल्कुल कि आपने हमारे लिए जो किया है सर्विस, बहुत ही अच्छा एक माहौल बन गया है सर। कोई छात्र जीवन की ऐसी रोचक घटना जो आप श्रोताओं से साझा करेंगे जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हो? पता नहीं, मैं क्या बताऊं, कई बार मैं सिरदर्द बन जाता था स्कूल में भी अपने टीचर्स के लिए, यहाँ तक कि आईआईटी खड़गपुर में भी। जी सर। मैं सिरदर्द बना था। मैं तो एक बार सिरदर्द बन गया था। मैंने ऐसे एक काम किया था जो मॉरली एब्सोल्युटली करेक्ट था, लेकिन ये आईआईटीज की जो सुप्रीमेसी है, वहाँ पे एक्सटर्नल्स, इंटरनल्स, यूनिवर्सिटी की जो पद्धति वहाँ नहीं चलता। वहाँ आईआईटी का जो डायरेक्टर वो सर्वोपरि है जी, सर्वे सर्वा, और वहाँ की जो फैकल्टी है वो भी सर्वोपरि है। तो उनसे
किसी पॉलिसी इश्यू पे डिफरेंस मोल लेना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने एक बार ऐसा फाइनली, जब मैं उस वक्त अपने जिमखाना को हेड करता था जी, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज में यूनियन होते हैं, हाँ। जानबूझकर आईआईटीज में यूनियन की जगह पे शब्द यूज किया गया जिमखाना, जितने आईआईटीज हैं। अच्छा। उसका मैं स्टूडेंट हेड था, जिसके मतलब मुझे कुछ काम करना पड़ता था। तो उसमें हमने एक सिस्टम शुरू किया था जिसकी आवाज बहुत दिन से उठ रही थी, लेकिन उस वक्त, आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 83-84 की। जी जी। ये बात कार्यान्वित करना बहुत हिम्मत की बात थी, और उसका नाम था टीचर्स असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स। यानी आईआईटी के स्टूडेंट्स टीचर्स को असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। लेकिन उसमें होना क्या था, अगर वो नेचुरली वो अगर हो रहा है एक्सरसाइज तो पब्लिश होगा। जी बिल्कुल। पब्लिश होगा तो टीचर्स के बीच में किस प्रकार के कंपैरिजन्स होंगे, इलविल होगा, लेकिन दिस कांट बी हेल्प्ड। भाई ये आपको करना ही होगा ना। आज तो मैंडेटरी है अपने इसको। बल्कि जब रूसी मोदी जो टाटा स्टील के एमडी हुआ करते थे, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति थे, वो उस वक्त हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, तो मेरे फाइनल ईयर में, तो कॉन्वोकेशन के एक दिन पहले मैं उनसे जाकर मिला जी। और बहुत ही मैं जानता था बड़ा अति संवेदनशील विषय है, मुझे लगता है हाँ नहीं होगा, ना का ही जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने उनसे विनती की और उनको कहा कि सर ये आवाज बहुत दिन से उठ रहा है, इसको करना होगा। और जो भी कठिन मौके आते हैं जिंदगी में, उसमें डरने के 1000 कारण होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे भी कारण होते हैं जिससे डरा नहीं जाए, और ये लॉन्गर पर्पस का चीज है। तो वो कन्विंस हो गए। तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थे, उनको कन्विंस करने में आसानी भी हुई। एकेडमिक वर्ल्ड के होते तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो उन्होंने जब कॉन्वोकेशन में अपना भाषण दिया, तो मैंने सोचा कि किसी स्टेज पे आकर वो अनाउंस करेंगे, उन्होंने प्रॉमिस की थी मुझसे, लेकिन स्पीच एंड हो रहा था, अनाउंस नहीं कर रहे थे वो, तो मैं घबरा रहा था अंदर से क्या होगा। फिर अंत में उन्होंने कहा, और बड़ा ही वाज अ ब्यूटीफुल स्पीकर, फैंटास्टिक स्पीकर। तो उन्होंने अंत पैराग्राफ कहा कि ये बहुत अच्छा है, अपने आप को अच्छा समझना, लेकिन सबको, दुनिया में सबको कभी न कभी मिरर यानी शीशा देखना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें हमारे टीचर्स भी इंक्लूडेड है। वंडरफुल, है ना। और इसलिए मैं अच्छी भावना से बताना चाहूँगा कि टीचर्स का असेसमेंट हुआ है, स्टूडेंट्स का एफर्ट है, इसे सही स्पिरिट में लेना चाहिए। तब उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त लास्ट सेमेस्टर में था। अच्छा। बाकी 9 पास के काहे कोई, अगर हमारा फैकल्टी या डायरेक्ट नाराज भी बहुत हो जाते तो बहुत कुछ कर नहीं सकते थे। जी जी जी, आपने सही कहा था। लास्ट ईयर था तो बहुत खतरा नहीं था, लेकिन सही है सर, सच के लिए आवाज उठाना। और शायद यही कारण है कि आपने जिंदगी में आगे बढ़कर संस्थाओं को स्थापित किया है। क्योंकि अगर उस वक्त, सही कहा आपने कि डरने के तो हजारों कारण हैं, लेकिन आगे बढ़ने के भी कारण। देखिए, स्टूडेंट्स को मैं विशेषकर बताना चाहूंगा कि फॉर्चुनेट, मैं तो बल्कि लकी हूँ कि रास्ते में बचपन से अभी तक बहुत दूर उड़े आए। मैं लकी हूँ, आई एम सेइंग आई एम लकी, कि व्हेन यू आर डाउन तो आप ये सोचें कि गॉड हैज क्रिएटेड दिस ऑब्स्टेकल फॉर यू टू क्रॉस ओवर। तो कभी ऑब्स्टेकल से घबराना नहीं चाहिए। आप एक उदाहरण देता हूँ मैं सर, अभी जो जेपीएससी का इम्तिहान हुआ, ठीक है, 7 इम्तिहान अभी तक हुए हैं। 7 का रिकॉर्ड मैंने पारदर्शी तरीके से कंपाइल किया और उसको एक पत्र पे लिखकर मैंने सार्वजनिक किया उसको। जो 6 एग्जाम पहले हुए उसमें किसी में 600 दिन, 700 दिन, 1000 दिन से कम नहीं लगा। बिल्कुल। इस एग्जाम में 251 दिन लगे मात्र। पहले सेंटर्स की संख्या होती थी 250, इस बार 1100 सेंटर्स थे। जिस अवधि में पीटी से लेकर फाइनल एग्जाम किया गया, जितने कैलेंडर में भारतवर्ष के मुख्य त्योहार होते, सब इसी बीच में पड़े। जी बिल्कुल। और उसके बाद भी ये काम हुआ। बिल्कुल। और पता नहीं पीटी के एग्जाम के रिजल्ट के बाद इस प्रकार का नाटक किया गया, किस चीज के लिए? आखिर जिन लड़कों ने पास किया, जिन लड़कियों ने पास किया जी, वो तो उसी पीटी के माध्यम से आए थे, उसी माध्यम, वही प्रक्रिया थी। तो वो एक ऑब्स्टिकल था, उससे कोई घबरा जाते, बैठ जाते, इस्तीफा दे देते। नो, मैंने कोई गलत किया ही नहीं, सीधी बात। जी जी। और 251 दिन में रिकॉर्ड बनाकर इस जेपीएससी ने यह दिखाया कि जेपीएससी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है और दूर दूर तक न्याय पहुंचाया जा सकता है। आप देखें भी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जहां भी जाते हैं इस बात को कहते हैं, ये भी कहते हैं कि इन 251 बच्चों में से 35 ऐसे हैं जो बीपीएल फैमिलीज के हैं। वंडरफुल, क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की बेटी आई है। पहले का उदाहरण दिखा दें मुझे,
मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। जी सर, और रहा भी है कि जेपीएससी मतलब एक मिशन इम्पॉसिबल टाइप का था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपके कार्यकाल का एक लेखा जोखा हम लोग को भी प्राप्त हुआ और उसमें ये था कि जितनी नियुक्तियां और जितनी पारदर्शी तरीके से आपने लिस्ट निकाला, किसी को ऑब्जेक्शन है भाई 7 दिन में ऑब्जेक्शन भेजो, उसके बाद भी ऑब्जेक्शन है तो यू कैन सेंड मी, है ना, मतलब कि कुछ भी कहीं भी किसी को ये असंतुष्ट नहीं रहे। तो ये जो कार्य जिन्होंने ये ठान लिया कि मुझे असंतुष्ट रहना है, ईश्वर की कृपा उन पर है, असंतुष्ट रहे वो बस। और सर बहुत बधाई, आपने जेपीएससी का कार्य बहुत अच्छे से किया है और अब जो भी नई टीम आएगी वो इसको एक स्टैंडर्ड रूप में लेगी। इसका बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। अब ये है कि आप हमेशा खुश रहते हैं और स्वस्थ भी रहने के आपके अपने तरीके हैं। क्या आप बताएंगे इसके राज क्या है? पहले मैं जब टाइम मिलता था एसपी के रूप में भी, जब सीनियर एसपी रांची था तब भी एसपी जमशेदपुर जो बिजी पोस्ट माने जाते हैं, फिर भी मैं कुछ खेलने का समय निकाल लेता था। जैसे सुबह जाकर टेनिस खेल लिया और इसी प्रकार कुछ न कुछ खेल लेता था। मेंटली भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। रीड द राइट थिंग्स। आप टीवी के सामने बैठ गए ऐसे, मतलब अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ फेट का कि वो टीवी में ऐसे सामने बैठे रहना मजा नहीं आता हमको, मजा नहीं आता। जी सही बात है, समय भी नहीं है और फायदा ही होता है। फायदा ही होता है। और आप एक बुक रीडर हैं, ये भी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अमिताभ सर एक बुक रीडर है और हम लोग भी हमेशा एक शिक्षक के रूप में भी बोलते हैं किताबों को पढ़ने की आदत डालो और जीवन में किताबों से बड़ा है कोई दोस्त नहीं होता है। सर, रेडियो खांची के सभी श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? चूंकि मैंने आपकी बातों से समझा है कि इसके श्रोता ज्यादातर कम उम्र के बच्चे हैं, मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मैंने जो 2-3 बातों को अभी कहा था उस पर ध्यान दें। मोटरसाइकिल पे चढ़ने से कोई शक्तिशाली या समाज में सम्मान पाने वाला व्यक्ति नहीं हो जाता। प्लीज इस बात को समझें और जिनके माँ बाप भी नहीं समझते वो अपने माँ बाप को समझाएं कि ये रास्ते अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो इन घटिया चीजों को त्यागें। टेलीफोन पे बात करना, कौन सा टेलीफोन? मैंने 1997 में जब रांची में ज्वाइन किया था, उस वक्त रांची को कहते थे बिहार, उस वक्त बिहार एक जी बिहार था। तो बिहार की राजधानी लोग कहते थे पटना है, लेकिन बिहार के अपराधों की राजधानी रांची है। फिर ये कहते थे कि भाई यहाँ 7 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता। उस वक्त कोई मोबाइल फोन नहीं था, बिल्कुल उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे और जो क्रिमिनल्स 10 साल 12 साल से आतंक फैला रहे थे सब के सब पकड़े गए। पकड़े नहीं गए, सब आज भी जेल में, आज के दिन। जी जी जी, टुडे दैट इज व्हाटएवर इट इज टुडे 20th of July, जेल में आज भी। जी जी बिल्कुल। तो ये भी नहीं है कि हमारी कानूनी जो प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको हम दोष नहीं दे सकते। उसी न्यायिक प्रक्रिया में वो आज जेल में है। और कब से जेल में? 1997, यानी कितने वर्ष हो गए? बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए। तो जिस कानून और जिस प्रक्रिया के तहत एक आम पुलिस अफसर ने टीम को समर्पित करते हुए, प्रक्रिया का पालन करते हुए सही मुकाम तक अगर किसी अपराधी को पहुंचाया तो 25 साल से जेल में है। आप और क्या चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है सर। और श्रोताओं, बातों की इतनी लड़ी है और सर के इतने स्वरूप है ना, इतने इनके कार्य है ना कि अगर ये क्रम चलता रहे तो एंडलेस हो जाएगा। और समय सर के पास भी एक लिमिटेशन है और हमारा शो भी कहता है कि बातों बातों में आज हमारे साथ श्री अमिताभ चौधरी जी, आप एक पुलिस अफसर रहे हुए हैं, IPS आप रहे हैं, आप क्रिकेट के प्रशासक रहे हैं, BCCI के आप सेक्रेटरी रहे हुए हैं और साथ ही साथ अभी JPSC में आपने 2 साल का अपना चेयरमैनशिप का कार्यकाल पूरा किया है। आप समाज सेवा में लगे हुए हैं, भविष्य के भी कुछ प्लानिंग है और आपकी इच्छा होगी जरूर कि क्या इनके भविष्य की प्लानिंग है। मैं ये राज फाश नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अमिताभ सर जरूर एक इसी तरह से एक माइलस्टोन क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग को आपके बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और अगर आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं इस शो के बारे में तो आप हमें 9472786904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM। और हम अमिताभ चौधरी सर को अपने स्टूडियो में आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। सुनते रहिए 90.4 FM, हम सबका रेडियो, रेडियो खांची। अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और ढेर सारी बातों के साथ। ओनली ऑन 90.4 FM, हम सबका रेडियो।